नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरदोई से मिल रही खबर से। हरदोई में महाकालेश्वर धाम मंदिर पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। बता दें कि दूर दराज से महाकालेश्वर धाम पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना की है। 100 वर्ष पुराने महाकाली मंदिर में पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना की और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ आस्था और श्रद्धा का प्रतीक हरदोई का महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है। हरदोई जनपद की सवायचपुर तहसील क्षेत्र के ढिकाय में ये पूरा मंदिर स्थित है। काली मंदिर के बारे में बहुत प्राचीन यहाँ पर है, पूजा पाठ चल रहा है और यहाँ पर है देवताओं का बड़ा निर्माण चल रहा है। पुराना उसमें सफाई भी उसकी करवाई है और बहुत भक्ति आते हैं, राजस्थान से भक्त आते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? घंटा बांधते हैं, ईंट बांधते हैं, हाथ में लगाते हैं और जो कामना लेकर जाते हैं उसकी कामना पूरी होती है। कितना पुराना मंदिर है, किस नाम से प्रसिद्ध है? ये श्री महाकालेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ एक काली मूर्ति प्रकट हुई थी और उसकी पूजा हो रही थी। पहले यहाँ जंगल था, जंगल में ही पूजा हुई थी। 100 साल पुराना मंदिर में बनाया गया है, उसका निर्माण कार्य आज भी चल रहा है। खबर यूपी के रुपईडेहा से है, जहां पूरे देश में चैत्र नवरात्रि को लेकर भारी उत्साह है। इस दिन मां भगवती की आराधना पूजन करती हैं और 9 दिन उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि के दिन मंदिरों में देवी भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है और इसी कड़ी में भारत के पड़ोसी देश नेपाल के माता बागेश्वरी मंदिर में भी देवी भक्तों की भारी संख्या देखी जा रही है। नेपाल के बाकी जिले में माता बागेश्वरी का मंदिर है। यहाँ सुबह से ही देवी भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच जाते हैं और कहा जाता है कि कोई भी देवी भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं देवी माँ जरूर पूर्ण करती हैं। देशों से देवी भक्त पहुंच रहे हैं बागेश्वरी मंदिर। ये माता जी का एक शक्तिपीठ में से एक देवी शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता जी का जीवा गिरा हुआ है जो खुला दर्शन के रूप में यहाँ होता है। ये सभी 52 शक्तिपीठों में से एक बहुत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यहाँ खुला दर्शन का क्या महत्व? खुला दर्शन यहाँ बहुत विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पे माता जी को खुला दर्शन में आंखें और थोड़ी चढ़ाई जाती है। यहाँ पे गिरा था और ये बहुत ही पौराणिक शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता की पूजा जो है वो शक्ति स्वरूप में होती है और यहाँ नाथ संप्रदाय के तंत्र के उस पर ये पूजा की जाती है। प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल के पारित होने पर भव्य जश्न मनाया है। उन्होंने मिठाई खिलाकर, शंख बजाकर, डमरू बजाकर और घंटा घड़ियाल बजाकर अपनी खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरें लगाकर भी जश्न मनाया गया। प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा यह जो अवैध बिल लाया गया था, असंवैधानिक बिल था, उसको हमारे देश के जनप्रतिनिधियों ने 2 दिन, एक दिन लोकसभा और एक दिन राज्यसभा में जाकर उसका खंडन किया और नया संशोधित बिल पेश किया। यह बिल राष्ट्र हित में है, गरीब मुस्लिमों को हित में है और हिंदुओं के हित में भी है। नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो यह मनोयोग, उनकी पूरी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहा है यह बिल। यह बहुत ही अच्छा बिल है। अब देश इस पुराने बिल से स्वतंत्र हुआ है। उसकी आज स्वतंत्रता का जश्न हम लोगों ने घंटा घड़ियाल बजाकर, मिठाई खिलाकर और पूरी एनडीए को बधाई देकर बनाया। यूपी के कुशीनगर से एक लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रख लिया और फिर एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर धोखे से शादी कर उसका शोषण किया। जब कुछ दिन बाद युवती को युवक की सच्चाई पता लगी तो युवक द्वारा युवती पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया और मारने पीटने लगा। वहीं जबरन गौमांस खिलाने की कोशिश की गई। पीड़िता युवती ने कुशीनगर एसपी से इस मामले को लेकर शिकायत की है। कुशीनगर के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र गांव नरहवा ढी के रहने वाले शमशेर अंसारी उर्फ टाइगर ने अपनी पहचान छुपाई। कुशीनगर एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शुरुआती जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती पूनम देवी निवासी थाना खैरा, जिला जमुई, बिहार द्वारा जन सुनवाई के दौरान एक प्रार्थना पत्र दिया गया
जिसमें बिशनपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले शमशेर अंसारी उर्फ टाइगर द्वारा अपनी पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तन कराने, शारीरिक शोषण करने, गोमांस खिलाने इत्यादि के आरोप लगाए गए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त प्रकरण पर सुसंगत धाराओं में थाना बिशनपुरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और उसकी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमें भी लगाई गई थी। और इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शमशेर अंसारी उर्फ टाइगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। यूपी के संभल के थाना धनारी पुलिस ने अंतर्राज्यीय धन वर्षा तांत्रिक प्रक्रिया ठगी गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये गिरोह धन वर्षा के नाम पर सीधे साधे युवक युवतियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे धन ऐंठनी और मानव तस्करी का काम करते थे, जिसका संभल पुलिस ने खुलासा किया है। जनपद संभल में 21 तारीख को 21 मार्च को थाना धनारी पे एक अभियुक्त का अपहरण करके उसको आगरा ले जाया गया था। उसके ऊपर तंत्र क्रिया करने के बाद में जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसको मारा भी जा सकता है, व्यक्ति चिल्लाया, उसके बाद में थाना धनारी पे आके सूचना दी थी। इसके संबंध में पिछले 28 मार्च को एक खुलासा किया गया था, जिसमें 14 लोगों को अंतर्राज्यीय धन वर्षा गैंग के नाम से जेल भेजा गया था। उसी में ही आगे हमारे एडिशनल एसपी अनुकृति की टीम द्वारा जो उसमें आगे और मेहनत की गई, तो पूछताछ में एक डीएस सिसोदिया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। यह डीएस सिसोदिया 3 साल से इस धन वर्षा गैंग से जुड़ा हुआ था। इसके द्वारा बताया गया कि इसकी डीएन त्रिपाठी नाम के व्यक्ति से बातचीत चल रही थी। स्वयं को इसने अपना मीडिया का सदस्य बताया। मीडिया वो ग्रुप है जो इस पूरे धन वर्षा गिरोह के अंदर लड़की सप्लाई करने का काम, प्रोक्योर करने का और आगे धर्म गुरु तक जो भी गुरु है उनका उस तक पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता था। और इसके द्वारा ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोफेसर है। इस व्यक्ति को 67 आईटी एक्ट और 111(2) और 143 बीएनएस के अंदर उसका अभियोग पाया गया है। इसके आधार पर इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य जो भी सदस्य धन वर्षा गिरोह के हैं उन लोगों पर भी जल्दी उनको पकड़ के उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या सर ये यूनिवर्सिटी से संबंधित लड़कियों से भी वो करता था? बिल्कुल भी नहीं। इनका यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतना ही संबंध है कि वो वहाँ पे नौकरी करते हैं। उसके अलावा इनका यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार की कोई भी महिला या फिर कोई बच्ची इस तरह का कोई संबंध है इनके मोबाइल से ना फिर प्रकाश में। सर 350-400 फोटो न्यूड की बात आ रही थी, क्या है उसकी? देखिए कुछ बच्चियों के फोटोज मिले हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ क्या शारीरिक शोषण हुआ था नहीं हुआ था, इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और अभी तक किसी भी महिला के द्वारा सामने आके इस तरीके का बयान दर्ज नहीं करवाया है। पुलिस के द्वारा उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा इसी एक मुकदमे के आधार पर ही इन लोगों के खिलाफ ये धन अर्जित करने का जो अभियोग है ये पंजीकृत करवा के विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के बाद में गैंगस्टर का अभियोग है वो भी पंजीकृत किया जाए। यूपी के फरकाबाद से खबर है। आपको बता दें कि जुमे की नमाज पर एक्शन मोड में फतेहगढ़ पुलिस नजर आई, जहां वक्फ बोर्ड आने के बाद जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। इसको लेकर डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए, जहां मस्जिद और मुसलमानों की बस्ती में ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। इस दौरान जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया है। यूपी के हरिगढ़ महानगर में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुफ्ती अकबर काशमी के दिए गए बयान पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है, जहां मुफ्ती अकबर काशमी ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल आया तो देश में 1947 जैसे हालात आ जाएंगे। वहीं बजरंग दल ने इस बयान को लेकर आपत्ति जताई है। इसको लेकर बजरंग दल ने रोरावर थाने में ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल के मीडिया प्रभारी प्रतीक रघुवंशी ने कहा कि मुफ्ती का बयान भड़काऊ है। संविधान के अनुसार सब कुछ चलना होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर तहरीर दी गई है। विगत 1-2 दिन पहले कोई मुफ्ती हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि इस वक्फ बिल को वापस लेना ही होगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए और फिर 47 जैसे हालात दोहराए जाएं। तो ये मुझे तो धमकी प्रतीत होती है। और इस प्रकार के बयानों का जब संसद में पास हो गया, संविधान सम्मत पास हुआ है, तो देश संविधान से चलने वाला है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है इस चीज को लेकर कि देखिए बिल है, संविधान सम्मतता से पास हुआ, सबको मानना होगा। और बिल्कुल, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, संभ्रांत नागरिक हैं, राष्ट्रभक्त नागरिक हैं, तो देश के अंदर जो भी कानून है उसको मानना ये हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए और प्रथम स्वीकार्यता होनी चाहिए। बावजूद इसके उन्होंने इस प्रकार का ओछा बयान दिया
तो देश की अखंडता और समृद्धता को तोड़ता है। और हम इसके विरुद्ध में आज यहाँ पर तहरीर देने, उनके विरुद्ध में शिकायत देने पहुंचे हैं। मुकदमा दर्ज हो रहा है? बिल्कुल हमने शिकायत दिया और बिल्कुल अनुरोध करा है प्रशासन से कि इस विषय के अंदर में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जाए और कार्रवाई भी की जाए। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये सुनिश्चित करेगा कि केवल हरिगढ़ ही नहीं, केवल अलीगढ़ ही नहीं, देश के प्रत्येक कोने से इनके विरुद्ध में सुसंगत धाराओं के अंदर में अभियोग दर्ज किया जाए। रायबरेली पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशन में शिवगढ़ पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला, जहां मंदिर से प्राचीन मूर्ति चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया गया और पुलिस ने शातिर चोरों के गैंग के 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं। गैर जनपद के रहने वाले हैं शातिर आरोपी। मामले में शिवगढ़ थाना पुलिस व एसओजी टीम ने गिरफ्तारी की है। बता दें कि एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को जानकारी दी। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां हिस्ट्री शीटर वाजिद को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि सूचना पर फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज का हिस्ट्री शीटर वाजिद किसी घटना को अंजाम की फिराक में था, जिस पर थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा सूरजपुर नहर के पास चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। थाना सिरसागंज पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सिरसागंज से संबंधित एक हिस्ट्री सीटर जिसका नाम वाजिद पुत्र यूनुस है और जो फकीर टोला का रहने वाला है, वो किसी घटना करने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा तत्काल चेकिंग तलाशी शुरू की गई तो ये नगला खंगर की ओर से आता हुआ सूरजपुर दुगमई के पास में इसकी लोकेशन ट्रेस हुई। पुलिस ने वहाँ पर इसको रोकने का प्रयास किया तो ये भागने लगा। भागते में इसकी मोटरसाइकिल ऑन डिस्बैलेंस होकर गिर गई और इसने हड़बड़ाहट में पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में ये इंजर्ड हुआ है, इसके पैर में एक गोली लगी है। पुलिस ने इसको मौके पर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद हुई है, एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके ऊपर थाना, क्योंकि हिस्ट्री सीटर थाना सिरसागंज का है, इसके ऊपर पूर्व पे लूट, हत्या और गैंगस्टर इत्यादि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभी भी ये किसी घटना करने की फिराक में था। पुलिस की सतर्कता से इसकी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है। बस्ती जनपद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी है। बता दें कि बेटे का अधिकार नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया गया। हत्या करने के लिए बेटे ने बेहद ही खौफनाक रास्ता चुना और पिकअप वाहन से अपने पिता को साथियों के साथ मिलकर कुचलकर मौत की नींद सुला दिया। घटना के बाद हत्यारे बेटे ने दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया, मगर उनकी मंशा पर बस्ती पुलिस ने पानी फेरते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की कार्रवाई जारी है। रैया पर एक अभियोग का पंजीकरण हत्या और साजिश के संबंध में पंजीकृत किया गया था, जिसमें तत्काल सर्विलांस, एसओजी, स्वाट और थाना रैया की पुलिस टीमें काम कर रही थी। आज इस संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके द्वारा जो पूछताछ किया गया उससे पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से सामने आया कि एक व्यक्ति जो इस घटना में जिसकी हत्या की गई थी, राम सूरत, उसके पुत्र ने, उसके जो सगे पुत्र थे, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और चूंकि हत्याकांड को छिपाने के लिए एक दुर्घटना के शक्ल में थाना रैया क्षेत्र में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अयोध्या से गोरखपुर लेन में एक दुर्घटना की शक्ल में उनके द्वारा नृशंस तरीके से और एक योजना बनाकर इस हत्याकांड को कारित किया गया था। पुलिस टीमों ने इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज 3 अभियुक्तों को थाना रैया क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इसमें जांच और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी अन्य लोग इसमें शामिल हैं, यथाशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी करके और अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। फर्रुखाबाद मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के ग्राम कुइया बूथ फर्रुखाबाद कायमगंज बाईपास मार्ग पर एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी और बाइक ट्रक के नीचे फंस गई, जिसमें तीनों बाइक सवारों में 2 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में एक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान करने में पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। सब्जी लेने जा रहे थे जसमीन से जी, और उधर से ट्रक सामने से और सीधी टक्कर मार दिया कर 2 लोग मौके पे ही ख़त्म हो गए हैं और 1 लोग अस्पताल में हैं। अभी यहीं पे इलाज चल रहा है? नहीं, पीछे हैं।
प्राइवेट। खबर मुजफ्फरनगर से है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जुम्मे की नमाज के दौरान काली पट्टी हाथ पर बांधकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए सैकड़ों लोगों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। मुजफ्फरनगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया कि जुम्मे की नमाज के दौरान तथा ईद की नमाज के दौरान बाजू पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड के पारित विधेयक का विरोध किया गया है। शांति भंग करने के मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है। भाई तुमने प्रदर्शन किया काली पट्टी बांध के, लेकिन मस्जिद के अंदर बैठे, मस्जिद के काली पट्टी बांध के, कोई बाहर थोड़ा ही रोड पे थोड़ा ही है हम कि हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, तुक्का रोल कर रहे हैं। हम तो आराम के साथ अपने नमाज पढ़ी और अपने निकल गए बस। लेकिन प्रशासन ने हमारे पे मुचल का पाबंद करके नोटिस भेज दिया। किस चीज़ का विरोध था ये बिल का था, वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल पास हुआ। क्या लगता है लोकतंत्र में इस तरह से अगर विरोध जताना गलत है तो सही? हाँ, तो ये तो ऐसा हो रहा है जब बादशाही हुकूमत हो। अपनी बात कहने का तो अधिकार है, लोकतंत्र है, अपनी बात कह सकते हैं तो शांति के साथ। अच्छा नहीं मान रहे आप? नहीं, हम मतलब ये आपके साथ में हुआ है मुचल का पाबंद? नहीं, वो तो गलत करा हमारे साथ। हम भाई कोई स्ट्रीट सीटर तो है नहीं, जिम्मेदार है हम तो। अब खुद दंगा रोकते हैं यहाँ से अगर कोई इस तरह का मामला हो। प्रशासन की हेल्प और प्रशासन की हेल्प करते हैं हम, सभी मीटिंगों में जाते हैं, प्रशासन जहाँ बुलाता है। कोई त्यौहार हो किसी भी तरह का। क्या चाह रहे थे? वही यही है कि प्रशासन को जो है मतलब समझना चाहिए, जिम्मेदार लोग हैं, आपके साथ रहते हैं, हेल्प करते हैं। अगर कोई हिस्ट्री सीटर हो तो भाई फिर तो चलो कोई बात नहीं कर दो, हमारे पे तो कोई मुकदमा भी नहीं है। और कोई मुकदमा हमारे पे जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है उसके तहत और आज जो जुमे की नमाज है, इसमें पुलिस और प्रशासन के सारे लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और सभी जगह शांतिपूर्वक नमाज कई जगहों पर संपन्न हुई है, कई जगह चल रही है। यहाँ मुजफ्फरनगर में इस समय हम लोग मौजूद हैं, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर साहब सारे लोग यहाँ भी गश्त किया गया, लोगों से बातचीत भी की गई है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, पीएसी और फोर्सेज जो है वो लगाई गई हैं। इसके साथ साथ देवबंद में भी अभी हम लोग होके आ रहे हैं, सभी से पहले भी वार्ता की गई है पुलिस के द्वारा, पूरी तरह चीज़ें ठीक हैं। कुछ जो विवादित टिप्पणियां लोग कर रहे थे और कुछ बवाली टाइप के लोग थे, उनको पहले से चिन्हित किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ड्रोन कैमरे और सोशल मीडिया से भी निगरानी की जा रही है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट में भी, रेंज में भी, हर जगह सोशल मीडिया पर पूरी टीम बैठी है, 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही है। यहाँ आप लोग देख भी रहे हैं लगातार एसएसपी मुजफ्फरनगर, डीएम साहब हैं, इन लोग की पूरी टीम यहाँ भी लगी हुई है। लगातार यहाँ पर ड्रोन कैमरे चल रहे हैं और सारी चीज़ें, सूचना एकत्रित की जा रही हैं। इन लोगों की सभी समाज के लोगों से, धर्मगुरुओं से वार्ता भी हुई है, हम सब ने भी वार्ता कर ली है। सभी चीज़ें बड़ी शांति से चल रही, कहीं कोई समस्या नहीं है। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है सोशल मीडिया पे जिन्होंने टिप्पणी की? कितने लोगों पर? मुजफ्फरनगर में भी कोई हुई है? हाँ, सोशल मीडिया पे रेंज के तीनों जिलों में कार्रवाई है। मुजफ्फरनगर में भी 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों पर अवैध चीज़ें फैलाने पर कार्रवाई हुई और नोटिस दी गई है। थैंक यू। आज जुमे में नमाज हुई अमन और चैन के साथ, कोई परेशानी नहीं, ना कोई दिक्कत, ना कोई किसी का कोई बात हुई। सबने अपनी नमाज अदा की और अपने घर चले गए। हमें किसी की बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें नमाज पढ़नी, अपने घर जाना, बस ये है, और कोई काम नहीं हमारे यहाँ। कोई कहता रहे कि भाई मतलब ये मसला चल रहा, वो मसला चल रहा, अभी काली पट्टी का मसला चल रहा। बताओ, मैं रात घर था, मेरे पास फ़ोन आया एक पुलिस वाले का, कहने लगे जी मदरसे में आ जाओ। मैं आ गया मदरसे में, मुझे एकदम उन्होंने वारंट पकड़ा दिया। एक कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है, एसडीएम कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी थी। जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी या नहीं बांध रखी किसी ने। मैं तो क्या बांधता, मैं किसी के देखी भी नहीं काली पट्टी। अगर बांध रखी होगी किसी छिद्दी छेड़े ने, यहाँ से कम 4-5 हज़ार आदमी नमाज पढ़ते हैं जुमे की, ईद की 4000 और बकरा, उसमें ईद में हो जहाँ 10,000 के करीब। मैं अगर 10,000 आदमी पर निगाह रखूँगा तो मैं पता भी लगने का मुझे क्या है। 2-4 आदमी ने अगर बांध रखी होगी तो मुझे उनका भी पता नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें भी दे दिया। अगर भाई वो काली पट्टी बांध रखी थी, तुम्हारे वो हैं, मुँह चढ़ के हो गए। पुलिस का नोटिस पुलिस लेकर आई है, कोर्ट का नोटिस या किसी का भी हो, लेकिन हमारे पास तो पुलिस लेकर आई है, कहा कि एसडीएम कोर्ट में आप पेश हो जाना। नहीं, मैं तो काली पट्टी मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो क्या बांधता काली पट्टी, मुझे मालूम ही नहीं है काली पट्टी बांधने का। कितने लोगों को नोटिस आया? इसमें 4 लोगों को नोटिस आया है, और 4 लोग में एक का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 3 तो ऐसे थे जिन्हें इस बात से मालूम ही नहीं है
कि काली पट्टी बांधनी या नहीं बांधनी। एक फकरू मेंबर है और एक वाजिद का लड़का है गुड्डू, और एक मैं, और एक चौथा आदमी है, शायद उसने बांध रखी हो तो उसका मैं कह नहीं सकता। इसमें असल में पिछले जुमे में हमने जो है एक खामोशी के साथ में काली पट्टी बांध के वो किया था कि भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मस्जिद में आया था कि मस्जिद में काली पट्टी बांध के जाना और आना, खामोशी के साथ में, यानी दिखाना था, एहतजाज करना था मैं। तो उस पर जो है इन्होंने, प्रशासन ने नोटिस भेज दिया हमारे पे कि जो है आपने जो है भड़काने वाला काम करा, इस तरीके नोटिस भेजा है। और 16 तारीख में बुलाया कि मजिस्ट्रेट के यहाँ आ जाओ आप। तो क्या आपने लोगों को भड़काया था? नहीं, हमने कोई लोगों ने भड़काया, हमने सिर्फ काला रिबन बांध के, सिर्फ रिबन बांध के उन्हें कहा कि भाई खामोशी के साथ मस्जिद में और खामोशी के साथ जाओ। ये पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऐलान था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उनकी तरफ से ऐलान था कि सिर्फ हमें एहतजाज दिखाना है, ना कोई शोर मचाना है, ना कोई हंगामा करना है। का जो मैसेज था वो किस तरह आपके पास पहुँचा? व्हाट्सएप के जरिए सब पे पहुँचाओ। क्या व्हाट्सएप मैसेज में क्या लिखा गया था? उसमें लिखा गया था कि जुमे के दिन हमें जो है काली पट्टी बांधकर घर से जाना है खामोशी के साथ में, और काली पट्टी बांध के वापस आना है, और अपना ये दिखाना हमें कि हम एहतजाज कर रहे हैं। किस चीज़ का एहतजाज? ये उस कदम जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो जिस पे हुकूमत जो है वो कर रही, फेर बदल कर रही, इसमें बिल जो है बिल पास हुआ, उसके लिए था। तो कितने लोगों को ये नोटिस आया? ये नोटिस तो यहाँ काफ़ी लोगों को आया, मेंबर साहब हैं, फकरू मेंबर, उन पर भी आया, औरों पे भी आया, अफजाल भाई हैं, उन पर भी आया नोटिस, बहुत सारों पर आया नोटिस, मदरसा वालों पर भी आया। क्या कहना चाहेंगे नोटिस के बारे में? नोटिस भेज दिया आपको? बस इसके बारे में क्या कहना, अब तो जो है जो नोटिस आ गया अपना जो है। क्या है नोटिस में, क्या लिखा गया? नोटिस में लिखा हुआ कि ये जो है दंगा भड़का सकते हैं, इसलिए इन्हें नोटिस दिया गया है, और 2 लाख रुपए तक का जमानत इसमें मांगा गया है। यूपी के मऊ चित्रकूट से खबर है, जहां प्रसूता के बच्चे का जन्म होते ही नवजात बच्चा चोरी हो गया। वहीं बच्चा चोरी करने वाली महिलाओं ने बरगढ़ कस्बा अशोक चौराहा से नवजात शिशु को लेकर फरार हो गई। प्रसूता का रास्ते में प्रसव होने के कारण दोनों महिलाओं ने मदद की आड़ में नवजात को चोरी कर लिया, और प्रसूता को घर छोड़ने के बहाने ऑटो में बैठाकर दोनों महिलाएं कस्बा लाई थी। बच्चे के काजल लगाने के बहाने नवजात को लेकर दोनों महिलाएं फरार हो गईं। नवजात को लेकर फरार होती दोनों महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, और पूरा मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत मुरका का है। बिहार के दरभंगा में क्षत्रिय समाज में आक्रोश देखने को मिला है, जहां सांसद रामजी लाल का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि क्षत्रिय समाज एवं करनी सेना के लोगों ने एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल द्वारा राणा सांगाजी पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों ने रामजी लाल का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी की है। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस द्वारा नौकरी से मांग को लेकर बोकारो स्टील प्लांट का गेट जाम किया गया, जिसमें उनका कहना है कि हमें 8 साल 10 साल हो गए, प्रबंधन द्वारा ट्रेनिंग कराया गया और सर्टिफिकेट दिया गया और कहा गया था कि हमें नौकरी दिया जाएगा, मगर इतने वर्षों बाद भी हमें नियोजन नहीं मिल पाया है। इसलिए हम सभी बोकारो स्टील प्लांट का गेट जाम करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान झड़प हुई है, जिसमें एक नवयुवक प्रेम महतो की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और पूरे बोकारो के विस्थापितों द्वारा बोकारो को बंद कर दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापितों ने यहाँ के बंदी करवा रखी है। बंद का कारण ये है कि ये कई सालों से जो है अप्रेंटिस का कोर्स करके बैठे हुए हैं। अप्रेंटिस का कोर्स करने के बावजूद इन्हें आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को जल्द नौकरी दी जाएगी, मगर प्रबंधन के दो मुँहे रवैये के कारण आज तक इन्हें कोई जो है नियोजन नहीं दिया गया, ना किसी को नौकरी दिया गया। सभी दर बदर घूम रहे हैं बेरोजगारी से, और इस कड़ी धूप में महिलाएं पुरुष शरीर यहाँ बंद का आह्वान करके खुद अप्रेंटिस के जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे बैठे हुए हैं कि हमें नियोजन मिले, हमें नौकरी मिले। नहीं मिलेगी तो ये आत्मदाह तक का जो है कि प्रयास करेंगे, आत्मदाह करेंगे। प्रबंधन का अभी कोई रवैया यहाँ पे सही रूप से दिखा नहीं, ना कोई प्रबंधन की तरफ से कोई इनसे मिलने आया, ना ही इन्होंने अभी तक जो समय दिया था उस समय के पालन के अनुसार यहाँ पे सारे विस्थापित मौजूद रहे, परंतु प्रबंधन की तरफ से कोई व्यक्ति भी जो है आकर के इनसे न मिला, ना इनके दुख को सुना, ना इनसे बातचीत की कि इनकी क्या समस्याएं हैं, नौकरी इनको किस प्रकार दी जाएगी। जबकि आज से 8-8 साल 10-10 साल पहले से अप्रेंटिस कोर्स करके लोग बैठे हुए हैं, मगर इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि अप्रेंटिस कोर्स के बाद आप लोगों को नौकरी दी जाएगी। नौकरी तो दी नहीं गई, उल्टे इनसे छलावा किया गया। इनके अनुसार उन लोगों को हर बार बुला करके वापस भेज दिया जाता है समझा करके, मगर नौकरी के नाम पर अभी तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला।
आज ये बंद जो इन्होंने बुलाया है, इनका क्या नाम है कि ये आखिरी बंद होगा। इस बंद में इनको जो है कि सारा कुछ जो है करके जाएंगे, या तो जो है नौकरी लेकर के जाएंगे या फिर जो है आत्मदाह करेंगे और प्रबंधन के खिलाफ और आंदोलन उग्र होगा, तेज होगा। बस, नमस्कार। इंदौर में एक बार फिर से पारिवारिक कलेश को लेकर बुजुर्ग दंपति ने ही अपनी पत्नी पर कैंची से वार कर मौत के घाट उतारा, तो वहीं स्वयं ने भी तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने हत्या और मामला को दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल दहला देने वाले इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित सिल्वर पैलेस कॉलोनी में रहने वाले 70 वर्षीय ताराचंद्र खत्री द्वारा घर में रखी हुई कैंची लाकर सबसे पहले पत्नी सीमा खत्री उम्र 65 वर्षीय पर कैंची से वार किया। जब वह घायल हो गई तो उसके बाद स्वयं 3 मंजिला मकान की छत पर पहुंच गए और फिर वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी भी मौत हो गई है और फिलहाल पुलिस ने पूरे मौके की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र अंतर्गत सिल्वर पैलेस कॉलोनी की आज एक घटना सामने आई, जिसमें लगभग 11:15 से 12 के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को कैंची से रेत करके उसकी हत्या को अंजाम दिया है। उसने पहले कैंची से वार किए, फिर स्वयं अपने ही मकान के तीसरे मंजिल पर गया, जहां से वहां वो कूद गया। घायल अवस्था में उस अस्पताल ले जाया गया। अभी सूचना अभी प्राप्त हुई है कि उसकी भी मृत्यु हो गई है। इसका जो प्राथमिक कारण जो समझ में आया है वो इनकी आंतरिक पारिवारिक कलह समझ में आ रही है, जो उनके पति और पत्नी के बीच में और विवाद चलता रहता था, उसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम आया बुजुर्ग? इस जो मृतिका है उनका नाम है सीमा खत्री। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है एवं जो इसका आरोपी है उसका नाम ताराचंद खत्री, उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है। क्या मूल कारण रहा था? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मूल कारण की पारिवारिक कलह और जो बुजुर्ग था ताराचंद खत्री, उसके बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति, चिड़चिड़ापन और घर में कलह करते रहने की स्थिति समझ में आ रही है। घटना के वक्त वो घर पे था नहीं था? घटना के वक्त इनकी जो अपने लड़के के साथ रहता, लड़का काम पे निकल गया था और 2 पोता पोती वो भी अपने स्कूल गए हुए थे। और जैसा कि प्राथमिक जांच पे पता चला है कि जो इसकी बहू है वो भी घर के काम कर रही थी एवं कचरा फेंकने के लिए नगर निगम की वाहन आया था, जिसमें फेंकने गई। उसी दौरान कचरा लेके जाने के दौरान और घर पे लौटने के बीच में इस घटना को अंजाम दिया। जैसे ही वो मौके पर पहुंची है, उसने दोनों के बीच में बीच बचाव किया और अपने ससुर जो आरोपी है उसको वहाँ मौके से अलग किया, पर तब तक उस पर वार कर चुके थे। इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से मृत घोषित कर दिया गया। कितने वार करे उसके? अभी वार की संख्या लगभग 3 से 4 समझ में आ रही है। पोस्टमार्टम जारी है। अभी इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और समझ में आएगा कि कहाँ कौन से वाइटल पार्ट पे कैंची लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। बहू भी घायल हुई है? बचाने नहीं, बहू घायल नहीं हुई है। इसमें बहू ने बीच बचाव किया है। मौके से सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं, उससे और स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। बेलगावी जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर गैरकानूनी गतिविधियां करने के आरोप में मुशर्रफ खान को गिरफ्तार किया गया। मुशर्रफ खान पर तलवार को हाथ में लेकर रील बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में विधान परिषद के सदस्य और दिल्ली में कर्नाटक सरकार के विशेष प्रतिनिधि प्रकाश हुक्केरी और विधायक गणेश हुक्केरी के प्रयासों से चिक्कोड़ी शहर के विभिन्न हिस्सों के विकास के लिए 8.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है और हुक्केरी ने शहर के अल्पसंख्यक कॉलोनियों के विकास के तहत 1 करोड़ 50 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर स्वीकृति प्रदान की। खबर नई दिल्ली से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वरिष्ठ कार्यकर्ता व समाजसेवी चित्रा अग्रवाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वरिष्ठ कार्यकर्ता, मशहूर समाजसेवी स्वर्गीय श्रीमती चित्रा अग्रवाल जी के आकस्मिक निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कई देश व समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू, वैज्ञानिक सर्वेश मित्तल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरपर्सन रजनीश कुमार, एनडीबीए के पूर्व अध्यक्ष व अधिवक्ता जगदीप वत्स, विश्व सनातन हिंदू संघ के अध्यक्ष बॉबी पारिक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुनील भाराला, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा, संस्कार भारती के अनुपम भटनागर, राष्ट्रवादी कवि गजेंद्र सोलंकी, वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश, फिल्म अभिनेत्री ईशा गुप्ता, समाजसेवी रेखा गुप्ता, समाजसेवी रेखा रूपा गुप्ता सहित दिल्ली और कई राज्यों से आए अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित
रही हैं। सभी वक्ताओं ने चित्रा जी के जीवन से जुड़ी कई अनुभवों को साझा किया है। सभी ने एक स्वर में कहा कि चित्रा जी का जाना हमारे समाज की अपूरणीय क्षति है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। अमरोहा, मेरठ व दिल्ली निवासी चित्रा जी की संघ यात्रा के दौरान समाज सेवा कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। उनकी बड़ी पुत्री और भाजपा की प्रवक्ता रोचिका अग्रवाल को भी सभी ने संबल प्रदान किए और आशा व्यक्त की। रोचिका अपनी माताजी के सिद्धांतों पर चलकर समाज में अपना नाम रोशन करेंगी। यह श्रद्धांजलि सभा 2 अप्रैल को आर्य समाज मंदिर ग्रेटर कैलाश 2 नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। श्रीमती चित्रा अग्रवाल जी की पुत्री द्वारा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रोचिका अग्रवाल जी व श्रुति अग्रवाल ने भी अपने परिवार के साथ चित्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सभा में सभी ने श्रीमती चित्रा अग्रवाल जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके द्वारा समाज में किए गए योगदान को सराहा। वहीं अंत में गायत्री मंत्र और सामूहिक शांति पाठ से चित्रा जी को श्रद्धांजलि दी गई। खबर बिहार की गया से है। गया जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बौद्ध गया में 12 फरवरी से बौद्ध भिक्षुओं का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी मुख्य मांग है कि बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 बीटी एक्ट को समाप्त किया जाए। इस एक्ट के तहत बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC में बौद्धों के साथ साथ हिंदू धर्मावलंबियों को भी सदस्य बनाए जाने की प्रावधान है। बौद्ध भिक्षु लंबे समय से इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि मंदिर प्रबंधन पूरी तरह बौद्ध समुदाय के हाथों में हो। उनके इस आंदोलन को कई बौद्ध संगठनों का समर्थन मिल रहा है। वहीं विरोध प्रदर्शन को समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मंदिर जब हिंदुओं का है, मस्जिद मुसलमानों का है, तो बुद्ध महाविहार पर दूसरों का कब्जा क्यों? अब चाहे जो भी हो, बुद्ध विहार को दूसरे धर्मावलंबियों से मुक्त करा के रहेंगे। और साथ ही उन्होंने सम्राट अशोक जयंती की भी शुभकामनाएं दी। और इसके साथ ही अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के नेता भीमदास ने बीटी एक्ट 1949 के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया। इस मौके पर देश के कोने कोने से आए हजारों बौद्ध अनुयायी उपस्थित रहे। यहाँ पे जो बीटी एक्ट 1949 जो गैर संविधानिक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अनुच्छेद 26 से लेकर 30 तक सभी धर्म को आजादी देती है, सभी को अधिकार देती है कि अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने संस्थान को चलाए। लेकिन यहाँ पे बीटी एक्ट बना करके बोध गया में अतिक्रमण जो वर्षों से किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार जारी है। इसलिए कि सभी धर्म का ये अधिकार है कि अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने संस्थान को चलाए, पर यहाँ पे गैर संविधानिक नियम जो लागू है कि बोध गया मंदिर में 4 बौद्ध, 4 हिंदू बोले तो ब्राह्मण और एक पदेन अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष होता है, जो संयोग नहीं बल्कि हमेशा प्रयोग के लिए यहाँ पे अगर हिंदू नहीं रहेगा तो बीटीएम में वो पदेन अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। इसीलिए बगल में विष्णु का मंदिर है, उस ध्यान में रखते हुए यहाँ सब दिन हिंदू ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, डीएम आते हैं। तो मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पे पौधों की संख्या कम जाती है, इसलिए पौधों के तमाम डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। आप देख रहे हैं उसका दुष्प्रचार, दुष्प्रभाव कि आसपास में बौद्ध का जो विचार है जितना विस्तृत होना चाहिए था, विकसित होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। उसका मुख्य कारण ये है यहाँ पे गैर बौद्धों का अतिक्रमण है। इसके खिलाफ ये धरना है। ये धरना का आज 53 दिन हो रहा है। आज 5 अप्रैल सम्राट अशोक की जयंती भी है, जो गौतम बुद्ध के विचारधारा को पूरा देश और दुनिया में फैलाने का काम किया। जब उन्होंने युद्ध किया तब भी हद पार कर दी, और जब उन्होंने बुद्ध को अपनाया, जब शांति मैत्री प्रेरणा को अपनाया, तब भी हद पार कर दी। आज वैसे सम्राट अशोक की जयंती इस धरना स्थल पर मनाया जा रहा है। लगभग जितने भी बहुजन में विश्वास रखते हैं, बहुजन महापुरुषों में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, उन तमाम संगठनों का यहाँ पे समर्थन है। जो अन्याय के खिलाफ न्याय में विश्वास रखते हैं, तमाम लोगों का यहाँ पे। सरकार आश्वासन नहीं, सरकार के पास मजबूती से पक्ष रखा जा रहा है। ये सरकार को समझनी चाहिए कि जो अतिक्रमण है उसके वजह से सरकार का जो कलाई है पूरे देश और दुनिया में खुल रही है।
जो भारत की जो गतिविधि है पूरे देश और दुनिया में खुल रही है और भारत पर लोग थूथ चीची कर रहे हैं, तो सरकार का स्वतः संज्ञान लेकर के बीटी एक्ट को निरस्त करना चाहिए, ताकि फिर से पुनः गौतम बुद्ध की विचारधारा को और उतना मजबूती मिल सके और सरकार को भी शाबाशी वाहवाही मिल सके। देखिए, हम लोगों ने तो ठाना है कि अगर बीटी एक्ट मनुवाद, ब्राह्मणवाद, अधिक्रमणवाद अगर पहाड़ है, तो हम भी अशोक सम्राट दशरथ मांझी बाबा साहब अम्बेडकर के संतान हैं। जब तक बीटी एक्ट को तोड़ेंगे नहीं, तब तक धरना छोड़ेंगे नहीं, ये आगे का हमारा ऐलान। भीमदास अध्यक्ष अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा गया जिला। देना पड़ेगा, तो अगर नहीं देगा तो इस अन्याय को और ज्यादा लंबे समय तक सहने के लिए पूरे देश और दुनिया के बौद्ध लोग, अम्बेडकरवादी लोग, दलित पिछड़े आदिवासी लोग अब और ज्यादा बर्दाश्त करने की नीयत में नहीं है। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार, क्योंकि आप पूरे देश भर की राजनीति पर नजर रखते हैं, मुस्लिमों की चिंतक बन रही है, उनके जो वक्फ एक्ट है उसमें संशोधन कर रही है, कानून लेकर के आ रही है, लेकिन ये इधर 2 महीने करीब होने जा रहे हैं आंदोलन, इस पर बात नहीं की जा रही है। क्या कारण है? अनदेखी का क्या कारण है? उसका कारण ये है कि वो मनुवादी लोगों की सरकार है और मनुवादी लोग चाहते हैं पूरे देश के हर चीज पे वो कब्जा कर लें, खासतौर पर जिसकी वैल्यू फाइनेंशियली ज्यादा है, जिसपे ज्यादा लोग चंदा चढ़ावा चढ़ाते हैं, उन सब पे भी उनकी कब्जे करने की नीयत है। अन्यथा इतना छोटा सा मसला जिसपे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, पूरे देश और पूरे दुनिया के लोगों की आस्था जुड़ी है, पूरे दुनिया में प्रदर्शन चल रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चुप्पी साधे है, तो मैं उनको बता दूं कि आप ये ना समझे कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंख नीचे लेगा तो जान बच जाएगी। इस बार जान बचने वाली नहीं है, आपको महाबोधि महाविहार को मुक्त करना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। सर, पहले भी आंदोलन ये हुए थे लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस बार जब आंदोलन हो रहा है, तो जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रही है, तो क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है, क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, बिहार चुनाव तो पहले भी हो सकता है और हो सकता है लंबा चले, लेकिन ये तो पक्का इस बार जीत हासिल होगी। और मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से आज सम्राट अशोक, जिन्होंने कलंगा विजय के प्राप्त अस्त्र शस्त्र त्याग कर बहुत धमकी डाली और खुद अपने पूरे राजपाट को अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को पूरे दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, शांति और मानवता का संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए काम किया। आज उन महान सम्राट अशोक की जयंती है, मैं उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे देशवासियों को, दुनिया के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ही बाबू जगजीवन राम जो देश के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन को उनके जाने के बाद तमाम दलित पिछड़े लोगों को, वंचित लोगों को, आदिवासियों को बाबा साहेब के रिजर्वेशन वाले सिद्धांत को जहाँ जहाँ जिस विभाग में मंत्री रहे वो उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करके करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। आज उनकी भी जयंती है, मैं उनको भी नमन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं। एक सवाल, आखिरी सवाल, आप महाबोधि विहार में गए थे, तो वीडियो काफी वायरल हुआ था, क्या वाकई वहाँ पे शिवलिंग और पांडव जैसी चीजें रखी हुई है? वो पांडव कुछ नहीं है, वो पंचवर्गीय भिक्षु हैं जिनको सारनाथ के अंदर तथागत बुद्ध ने पहली बार ज्ञान दिया, उपदेश दिया। जब उनको यहाँ महाबोधि महाविहार में बौद्ध गया में जब तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने सोचा ये ज्ञान में क्या करूं, किसको दूं। तो उन्हें पता लगा उनके जो पांच जो उनके शिष्य थे पंचवर्गीय भिक्षु, वो सारनाथ में है। तो सारनाथ जाके उनको उन्होंने वो 4 आर्य सत्य बताकर पूरा धम्म का ज्ञान दिया था। तो वो 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं की मूर्ति है, ना कि 5 पांडवों की। उस पर उन्होंने पीले कपड़े पहनाकर उसको दुष्प्रचार करने की मनुवादियों ने कोशिश की है, लेकिन हमने उसको पूरी तरह उजागर कर दिया, पूरा भंडाफोड़ कर दिया है। और अब कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग जान गए कि ये भारत बुद्ध की भूमि है, ये अखंड भारत लेके म्यांमार से और काबुल करदार तक ये पूरी अखंड भारत बुद्ध की भूमि है और बौद्धों के महाविहार को मुक्त कराए बिना कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आने के बाद जब से बौद्ध महाबोधि में अब कैमरा भी और मोबाइल भी जाना बंद हो गया, जब आप कहते हैं कोई बात नहीं, ये सत्ता के ऊपर वो क्या क्या बंद करे,
लेकिन जो चीज चली गई पूरी दुनिया में वो नहीं रुकेगी। ये मुक्ति तो अब होगी वो। थैंक यू। अभी आंदोलन चल रहा है, देखो रूपरेखा सब मिलकर बनाएंगे। मैं अकेला ये डिसाइड नहीं कर सकता आगे का क्या प्लान है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। BT Act 1949 एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा। नहीं करते हैं तो जो हमारी कमेटी है सब लोग मिलकर विचार करके आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन इस बार ये आंदोलन रुकेगा नहीं, लगातार चलेगा। शुक्रिया। हम लोग मध्य प्रदेश भोपाल से आए हैं। हम सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं भारतीय बौद्ध महासभा से संबंधित है, सभी लगभग जिले के प्रदेश के पदाधिकारी है और इस धरने में शामिल होने के लिए आए। जो भी हमारे बुलेटिन साथी है ध्यान देंगे। ये जो 1949 में जो कानून बना था बौद्ध गया टेम्पल के लिए, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू और एक DM मतलब जो कलेक्टर रहेंगे वो हिंदू, ऐसे 5 और 4 9 लोगों की कमेटी के तहत ये ट्रस्ट चलता है, जिसमें हिंदुओं का वर्चस्व होने के कारण बौद्धों को इसमें न्याय नहीं मिल पाता और इसीलिए ये बौद्धों को ये महाबोधि महाविहार सौंपने के लिए ये ऑल इंडिया से भिक्षु संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ और धरने पर बैठा है। सरकार से क्या बता मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा का महासचिव अशोक पाटिल बोल रहा हूँ। महाबोधि महाविहार जो गैर बौद्धों के हाथों में है वो हम चाहते मुक्त हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा शासन प्रशासन को ये क्यों नहीं समझते हैं कि जब मुस्लिमों का मस्जिद उनके अंदर में है, हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के अंदर में है, चर्च जो है वो क्रिश्चियनों के अंदर में है, गुरुद्वारे सरदारों के अंदर में, तो ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के अंदर में क्यों नहीं है? आखिर इनको क्या लगा हुआ ये इससे मुक्त क्यों नहीं कर रहे? भाई ये आंदोलन जो कर रहे हैं हर आदमी, आज बिना पढ़ा लिखा आदमी अगर उनको कहते हैं कि भैया ये मंदिर किसका है, हिंदुओं का, ये मस्जिद किसके, मुसलमानों, तो ये महाबोधि विहार जो बौद्धों का है वो उनको हमको सौंपना चाहिए, हमारे भिक्षु संघ को सौंपना चाहिए, ताकि हम अपने तरीके से जिस प्रकार के अन्य धर्मों के अन्य समाज के अपनी पूजा विधि होती है वैसे हमारी बौद्धों की भी एक पूजा विधि है। इस प्रकार से महाबोधि महाविहार में पूजा कई सालों से हो ही नहीं रही और जबरदस्ती उसके ऊपर जो है वो जो हमारा बुद्ध धर्म है वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है, क्योंकि जो वहां से जो सूचनाएं जा रही है वो गलत तरीके से जा रही है, भ्रांतियां फैलाई जा रही है। इसलिए ये महाबोधि विहार निश्चित रूप से गैर बौद्धों के ताबे से बाहर आना चाहिए और हमारे भिक्षु संघ को सौंपा जाना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ उसी प्रकार के हमारे जो भारत में जितने भी बौद्ध संघ है, जो भी बुद्धिस्ट है, बाबा साहब को और तथागत भगवान बुद्ध को मानने वाले सभी बौद्ध धर्मावलंबी से निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन में पूरी तरीके से भाग ले और ये महाबोधि महाविहार किसी भी प्रकार से ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए और ये जो जिनका है उन्हीं को सौंपा जाए, ताकि वो अपने विधि के हिसाब से पूजा अर्चना कर सके और बौद्ध धर्म का यहाँ पे पूरे खुले दिल से प्रचार प्रसार कर सके। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां कानपुर में धनेश्वर नाथ धाम रियासत विशुनगढ़ के पीठाधीश्वर मनोज कुमार शुक्ला ने कांग्रेसी विधायक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सतना में संतों के विरुद्ध कहे गए अनर्गल व अशोभनीय कथनों को लेकर कानपुर के न्यायालय में एक परिवारवाद दाखिल किया है। परिवारवाद दाखिल करने के पश्चात पीठाधीश्वर मनोज कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में विधायक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक जनसभा में संतों, महंतों और पीठाधीश्वरों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर गलत शब्द कहे थे। इस बाबत उनके खिलाफ मेरे द्वारा MP MLA कोर्ट में एक परिवारवाद दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी। आज का मामला ये है कि एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी जो विधानसभा है वो आती है अमरपाटन। उन्होंने सतना में अभी एक जनसभा की थी। उस जनसभा में सनातन धर्म के महामंडलेश्वरों को और जो हमारे पूज्य संत हैं, महंत हैं, उनको सबको साण कहा था और ये कहा था कि ये समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए ये साण छोड़ दिए गए हैं और भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिससे हमको, मैंने जब वो समाचार टीवी चैनल में यहाँ देखा अपने निवास पर, तो हमें उससे मानसिक आघात पहुंचा। उस पर आज तक उन विधायक के द्वारा ना अपनी वाणी पर कोई खेद प्रकट किया गया, ना उनके द्वारा अपने शब्दों को वापस लिया गया।
इसका मतलब है कि ये कृत्य जानबूझकर उन्होंने सनातन समाज के लोगों को मानसिक रूप से आघात पहुंचाने के लिए कहा है। तो आज हमने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दाखिल कराया है, जिस पर माननीय न्यायालय ने हमारी पूरी बातों को सुना, हमारे विद्वान अधिवक्ता को सुना और 19 अप्रैल की नई डेट उसमें जो है वो उन्होंने हमको दी है। बाकी किस धारा में दाखिल किया है, इन्होंने एक सतना की एक सभा में हिंदू जो संतों को साण कहकर संबोधित किया था, जिसके संबंध में पीठाधीश्वर मनोज शुक्ला जी की तरफ से हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक कंप्लेंट केस फाइल किया है अंडर सेक्शन 299 302 BNS में, जिसमें कोर्ट ने हमें 19/4 डेट दी है। हमारा जो परिवाद दाखिल हो गया माननीय कोर्ट के सामने और हम लोगों ने जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हम लोगों ने माननीय कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि माननीय विधायक जी को, जो अमरपाटन से विधायक हैं, उनको सजा दें, क्योंकि उन्होंने आज तक लगभग 15 से 20 दिन हो गए इस बयान को काफ़ी मीडिया में चर्चा में रहा। उन्होंने आज तक कहीं भी कोई माफ़ी नहीं मांगी और भी कई जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनकी भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने भी कई पिटीशन दाखिल की, हम लोगों ने भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी पिटीशन दाखिल की, अपनी बात रखी है और हमें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है कि हम सभी हिंदू भाइयों को और हमारे जो संत समाज को न्याय मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।